हाय एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी एंड यू आर ऑन साक्षी कोड्स। पिछली वीडियोस में हमने फ्लो चार्ट बनाने सीखे थे और उसमें हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए थे। आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हम बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज देखेंगे। जल्दी से वीएस कोड खोलते हैं, एक फाइल बनाते हैं, बेसिक सिंटैक्स डॉट सी। ओके, सबसे पहले हम बेसिक सिंटैक्स में क्या लिखते हैं। लेट मी ज़ूम आउट। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही हो। हैश इंक्लूड standard input output dot h, that is stdio dot h। ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है। इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न 0। ये है आपका बेसिक सिंटेक्स ऑफ सी। लाइक कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है आपको सी लैंग्वेज के अंदर, तो ये सब चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें क्या है, हम एक एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम उससे पहले बेसिक सिंटेक्स के बाद हम ये समझते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। इस प्रोग्राम्स के अंदर हम कई बार कमेंट्स यूज़ करते हैं। वो कमेंट क्या होता है? कमेंट्स होते हैं नोट्स। जब भी आपको प्रोग्रामिंग में कोई नोट लिखना हो जो कंपाइलर के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लाइक अगर मैं लिखना चाहती हूँ कि साक्षी इज़ बेस्ट, अगर मैं सिर्फ इतना लिखना चाहती हूँ तो ऐसे लिखूंगी तो ये एरर देगा, तो मैं इसको कमेंट के अंदर लिख देती हूँ। कमेंट से क्या होगा, कंपाइलर इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। देखो ये ऐसे कलर का कुछ हो जाएगा और ये कंपाइलर इसको पिक नहीं करेगा। ये है सिंगल लाइन कमेंट। ये सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ नोट। अगर हमें लिखना है तो हम सिंगल लाइन कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद आती है एक चीज़ मल्टी लाइन कमेंट। अगर हमने एक सिंगल लाइन में लिखना है तो हम ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। अगर हमें एक से ज़्यादा लाइन में कुछ लिखना है, लाइक मुझे बहुत बड़ा कुछ लिखना है पैराग्राफ टाइप, तो मैं क्या करूँगी, लाइक फॉरवर्ड स्लैश स्टार दिस, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया ये है आपका मल्टी लाइन कमेंट। इन बिटवीन आप इसके कुछ भी लिखोगे तो चलेगा। ये एज ए मल्टी लाइन नहीं हो सकता। लाइक ये लिखने के बाद मैं अगर नेक्स्ट लाइन में चली जाऊँ, वो कमेंट आउट नहीं हुआ है, देखो एरर आया वहां पे। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट, ये है सिंगल लाइन कमेंट। ये सिर्फ हमारे नोट होते हैं, ये कंपाइलर पिक नहीं करता है, कंपाइलर इसे रीड भी नहीं करता है। ओके, मूविंग अहेड अब समझते हैं इन टर्म्स का मतलब। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये क्या है? ये ना हमें कैरी करने ऑपरेशंस होते हैं कुछ इनपुट आउटपुट के। जैसे आउटपुट का होता है प्रिंट एफ एंड इनपुट का होता है स्कैन एफ। ये हमें वो कैरी आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो ये हेडर फाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपको वार्निंग आएगी। एरर नहीं आएगा बट वार्निंग आएगी। सो इसको हमेशा, एंड कुछ कंपाइलर्स एरर थ्रो करते हैं, वीएस कोड एरर नहीं थ्रो करता है, तो आपको ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद इंट मेन क्या है समझते। पहले मेन क्या है। मेन है एक फंक्शन है प्री डिफाइंड। ये हमें हमेशा लिखना होता है क्योंकि हम कंपाइलर को बताना चाहते हैं कि यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट है। सो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इसके साथ ये पैरेंथेसिस लगाने भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं रिटर्न पे। करली ब्रेसेस यानी कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। बट दिस इज जस्ट सिंटेक्स। मेन कंपाइलर कहाँ पे आके स्टॉप होगा, रिटर्न पे। कंपाइलर अब स्टार्ट तो हो गया मेन से, कंपाइलर कंपाइल करता जाएगा, उसको क्या पता है कहाँ पे रुकना है। ऐसा तो वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। कंपाइलर को बताना जरूरी है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ। तो वो पॉइंट क्या है, रिटर्न। आई एम सॉरी, जहां पे भी आप रिटर्न लिखते हो वहीं पे कंपाइलर स्टॉप हो जाता है। कंपाइलर भी लाइक ओके आई एम डन। रिटर्न के साथ जीरो। रिटर्न के साथ जीरो क्या है, रिटर्न जीरो यानी कि सक्सेसफुली प्रोग्राम रन, कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम सक्सेसफुली। और इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर। तो हम स्टार्टिंग में देते हैं कि जो ये फंक्शन है इसके अंदर कुछ भी है वो सक्सेसफुली हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, डेट इज जीरो। तो ये इंट इस चीज के लिए। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, आप वो जरूर एक बार चेकआउट करना, जिसमें मैंने पहले सिंगल लाइन कमेंट समझाया है, दैट इज दिस इज सिंगल लाइन कमेंट जहाँ पे आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो। उसके बाद आप मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश ये यूज करते हो। और आप एक बड़ा कुछ बड़ा नोट देना चाहते हो तो मल्टी लाइन कमेंट यूज करोगे।
उसके बाद इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एचपी हमने देखा है कि इनपुट आउटपुट लेने के लिए हेल्प करता है। मेन फंक्शन स्टार्टिंग होता है, रिटर्न एंडिंग होता है। सेमीकोलन, जब भी हम कुछ फंक्शंस लिखेंगे हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। दैट इज जहां पे हमारी इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट हो रही है, हम कंपाइलर को बताएंगे कि ये इंस्ट्रक्शन हमारी यहीं पे खत्म हो गई, तुम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाओ। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेमीकोलन। उसके बाद हम कुछ आज फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हेलो वर्ल्ड का। इतना लिखने के बाद, ये बेसिक सिंटेक्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट एफ लिखने के बाद पैरेंथेसिस डबल कोट हेलो वर्ल्ड, आपको ये लिखना है हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ये लिखने के बाद आप, अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है सी प्लस प्लस कोड रनर एंड ऑल की, कोड रनर भी इंस्टॉल करना है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा डीबग सी हैश फाइल। हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो चुका है। मैं एक बार टर्मिनल को बड़ा कर देती हूँ, देखो हेलो वर्ल्ड। तो ऐसी चीजें वर्क करती है हमारी। ये आपने सिंपली हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है, ये आउटपुट है हमारा। और देखो हमने सेमीकोलन भी यूज किया है, अगर हम अपने प्रिंट एफ के इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करने के लिए हमने सेमीकोलन भी लगाया है। प्रिंट के साथ एफ लिखना कंपलसरी है, ये सी का है, इसमें कुछ वो नहीं है कि ये क्यों लिखा, नथिंग, ये बस कीवर्ड्स है, आपको पता होने चाहिए। हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स के अंदर लिखना है, जो भी आप चाहते हो एज इट इज प्रिंट हो जाए वो आप डबल कोट्स के इनसाइड लिखते हो। ये समझने के बाद हम चलते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिक प्रोग्राम लिखा आपने। अच्छा ये बताओ, वेरिएबल्स सोच के लग क्या रहा है आपको, पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो काइंड ऑफ कंटेनर होते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। कंटेनर कैसे, जैसे मैंने लिखा है a इज इक्वल्स टू 3, मैं लिख देती हूँ साइड बाय साइड। अगर मैं लिख रही हूँ, अच्छा मैं ये BOI लिखती हूँ और एंटर दबाती हूँ तो ये मेरे पास अपने आप आ जाता है। ये चीज़ क्या है, पहले इसको देखते हैं फिर वेरिएबल्स पे आते हैं। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर लिखना चाहते हो तो सेटिंग्स में जाओ, यूजर स्निपेट पे जाओ, यहाँ से सी सिलेक्ट करो, ये ऊपर c.json, ये क्लिक करने के बाद ये खुलेगा आपके पास, एग्जैक्टली ऐसी स्क्रीन होगी और ये कमेंट आउट में होगा ये सारी चीज़। मतलब आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर ये चीज़, बॉडी के अंदर ये चीज़ें लिख दो, और जो भी आप यहाँ पे नाम दोगे उसी नेम से आपको कॉल करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं लिख दूँ साक्षी, तो जितनी बार भी मैं यहाँ पे SAK साक्षी लिखा मैंने SAK, और ये मेरे पास अपने आप आ गया है। तो जो भी आप लिखोगे उसी नेम से आप यहाँ पे टाइप करोगे और एंटर दबाओगे। तो प्रीफिक्स बहुत ध्यान से रखना। उसके बाद बॉडी में ये रहा आपका, ये सारी चीज़ें फिलहाल कॉपी करके लिख लो एकदम, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास है, इसको रहने देना चाहे। प्रीफिक्स क्या है जिसके आप कॉल करोगे, ये हमारा सिंटैक्स है, हैश इंक्लूड, ये क्या है, बैकस्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन में, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसके बाद हमें वैसे भी अगर देखोगे आप, मैं यहाँ पे साक्षी लिखूँ, अगर एंटर दबाऊँ तो मेरे पास इंट में नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बैकस्लैश एन यूज किया हुआ है। फिर इंट में उसके बाद मैंने ये लगाया हुआ है डबल कोट्स में कि मुझे ऐसे पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस चाहिए नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद मैंने ये बैकस्लैश टी क्या है, एक टैब की स्पेस छोड़ के, और ये डॉलर साइन एंड जीरो क्या है, ये है कि मेरा कर्सर कहाँ पे हो। जब ये मैं लिख दूं, दोबारा देखना एक बार, ऐसे के मैं अगर लिख रही हूँ तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली इस लाइन में आ रहा है, ये इसी की वजह से आ रहा है, डॉलर जीरो की वजह से। उसके बाद टी की स्पेस छोड़ी है, देखो रिटर्न के आगे स्पेस आई है, ये बैकस्लैश टी की वजह से है, और रिटर्न जीरो। ये सारी चीजें वैसे कोड में भी हम समझेंगे। चलते हैं वेरिएबल्स को समझने के लिए। बेसिक सिंटेक्स हमने देखा वेरिएबल्स। अगर सपोज करो वेरिएबल्स मैंने बताया कि जैसे कंटेनर है जो कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर मैं a इज इक्वल्स टू 45 लिखूं और सेमीकोलन डालूं, तो ये क्या है, a इसमें वेरिएबल है और 45 इसकी वैल्यू है, और इक्वल टू क्या कर रहा है, 45 a में असाइन कर रहा है। इक्वल टू क्या कर रहा है, 45 a में असाइन हो रहा है, दिस इज। एंड सेमीकोलन क्या है, इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करने का तरीका। उसके बाद आते हैं, एरर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि सी एक स्टैटिक लैंग्वेज है, इसमें हमें अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है
उसका डेटा टाइप बताना इंपॉर्टेंट है। तो ए का डेटा टाइप क्या होगा? इंट। अब एरर चला जाएगा, इंट ए इज इक्वल टू 45। ये क्या है कि यार 45 एक इंटीजर है, तो मुझे ए में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैंने इसलिए इंट लिख दिया। स्टैटिक लैंग्वेज में आपको डिफाइन करना पड़ता है, अगर वो डायनामिक लैंग्वेज होती है तो आपको नहीं डिफाइन करना पड़ता। पहली वीडियो में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने ये सारी चीजें क्लियर की हैं, तो आप अगर को नहीं पता तो एक वीडियो वो लगा लो, अगर आपको पता है तो बेटर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया वेरिएबल्स। कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के। वो रूल्स क्या क्या होते हैं? सी कंप्लीटली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कंप्लीटली, बट इसमें वेरिएबल्स भी केस सेंसिटिव हैं। लाइक अगर मैं इंट ए एंड इंट ए लिखूं तो ये चलेगा, क्योंकि ए एंड ये वाला है, इसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक कैपिटल है एक लोअर केस में है, तो चलेगा। तो ये आपको एरर नहीं देगा। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पे स्मॉल दिए, कहाँ पे कैपिटल दिए है। मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं आकांक्षा, जस्ट यहाँ पे मैं लिख दूं आकांक्षा, तो ये दोनों सेम ही है, बट इसके एक लेटर ने भी डिफरेंस क्रिएट किया है, समझ रहे हो? तो वेरिएबल्स केस सेंसिटिव है। उसके बाद अगर मैं वेरिएबल को स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं कभी भी डिजिट से नहीं कर सकती। ये कर सकती हूँ मैं? नहीं कर सकती, रेड लाइन आ रही है। क्यों रेड लाइन आ रही है? क्योंकि कोई भी वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। लाइक यू कैन स्टार्ट विथ 34, ये आपको 34 हटाना पड़ेगा। चलो कमेंट आउट कर रही हूँ मैं, क्योंकि कमेंट आउट मैंने आपको बताया क्योंकि ये एरर क्रिएट कर रहा है, और मैं साइड पे लिख रही हूँ कि can't start a variable, can't declare variable with digit, can't start a variable with digit। आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। अब ये क्या है? दिस इज कि आप कोई भी वेरिएबल का नेम या तो एज इट इज अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, या आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अंडरस्कोर के अलावा भी कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप चाहो डॉलर साइन यूज कर लो, हैश यूज कर लो, करके देखते हैं। ये सब चीजें भी अलाउड नहीं है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स आपको एरर देते हैं। ये देखो आ गया एरर, तो ये चीजें मत करना, सिर्फ अंडरस्कोर। उसके अलावा क्या है? अगर मैं चाहूँ कि मुझे देना है सम ऑफ टू नंबर इज 45, और ये मैंने वेरिएबल का नेम रखा है इतना बड़ा, ये क्यों एरर दे रहा है यार? ना मैंने डिजिट से स्टार्ट किया, ठीक है। तो फिर पंगा क्या है इसमें? पंगा ये है कि आप वेरिएबल का नेम ऐसे नहीं दे सकते, उसमें वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं है। वाइट स्पेसेस यानी कि ये वाले स्पेसेस जहाँ पे डॉट आ रहा है, ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। तो आपको क्या करना है? आप इसको या तो ज्वाइन कर दो, बट अगर आपको चाहिए रीडेबिलिटी तो आप अंडरस्कोर यूज कर लो, क्योंकि सी में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल का नेम इतना बड़ा देना ही है तो आप अंडरस्कोर यूज कर लो, वरना पास्कल एंड कैमल नेमिंग भी यूज कर सकते हो। उसमें क्या होता है? सम लिखा, अगर ओ कैपिटल, ई कैपिटल, एन कैपिटल, ये तो हो गया कैमल नेमिंग, जिसका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो स्मॉल होगा, बाकी जितने भी स्टार्ट होंगे उसका कैपिटल। पास्कल का क्या होता है? पास्कल का एस भी कैपिटल होगा। पास्कल बस ये है, और कैमल क्या है? स्मॉल है। तो ये होती है पास्कल एंड कैमल नेमिंग, या अंडरस्कोर। बेटर इज आप अंडरस्कोर कर लो, वरना ये कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इसके बाद रूल क्या है। हमने देखा कि अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिजिट से नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस हमें अलाउड नहीं है। इसके अलावा ये है कि हम कोई कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते। अगर मैं लिखूं यहाँ पे इंट ऑटो इज इक्वल्स टू 45, नाउ ऑटो इज ए कीवर्ड, ठीक है, ये हम नहीं यूज कर सकते। ऑटो आपको भी पता नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लेते हैं फ्लोट, सॉरी फ्लोट। तो फ्लोट पे एरर क्यों आ रहा है? फ्लोट पे इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि आप इसे यूज नहीं कर सकते, ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है।
कीवर्ड क्या होता है? जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं कुछ, जैसे इंट मेन ही हो गया है, ठीक है? इंट हो गया है, ये हम यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये ऑलरेडी कंपाइलर को पता है ना कि ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमने जीसीसी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ऐसे ही फ्लोट यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम वेरिएबल्स के नेम कीवर्ड्स दे देंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? तो नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कीवर्ड्स नहीं दे सकते हम। उसके अलावा हम क्या नहीं दे सकते? ये रूल नहीं है जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊँगी, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। वो पॉइंट क्या है कि आपको जब भी एक वेरिएबल का नेम दे रहे हो, तब कोशिश करो कि वो बहुत रेलेवेंट हो। लाइक अगर मैं सम स्टोर करवा रही हूँ, इंट सम इज़ इक्वल्स टू पहले इंट सम इज़ इक्वल्स टू 45। अगर मैं ये लिख रही हूँ तो मेरा जब मैं कोड रीड कर रही हूँ अपना, तो मुझे समझ आ रहा है कि ओके 45 इज़ सम, वो सम है किसी चीज़ का। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, तो क्या आपको पता लगेगा कि यार ये क्या है? नहीं पता लगेगा ऑफ कोर्स। तो आपको पता लगना चाहिए, इस वजह से आप बहुत रेलेवेंट से नेम, ये आपका रूल नहीं है। अगर आप ए, बी, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी दोगे तो आपको एरर नहीं आएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग की बेटर प्रैक्टिस में यही आता है कि आप वेरिएबल्स के नेम बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रखो। नोट्स पे चलते हैं, वेरिएबल्स को हमने समझा, रूल्स देखे, उसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, चलो। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, सॉरी मैंने नेम चेंज किया था। उसके बाद हम चलते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर। वेरिएबल्स को डिक्लेयर हम 2 मेथड से कर सकते हैं। हम सबसे पहले मेथड 1 देखेंगे। मेथड 1 क्या है? जब आप इंट a लिख देते हो, उसके बाद आप टर्मिनेटर यूज़ कर दोगे। ये क्या है? हमने क्या किया है, मेमोरी में a की एक मेमोरी बना दी। a की हमने एक मेमोरी दे दी प्रोसेसर को, तो वो मेमोरी बन जाएगी, लेकिन हमने अभी उसमें वैल्यू नहीं दी। तो हमारी मर्जी है, हम नेक्स्ट लाइन में या कभी भी उसकी वैल्यू दे सकते हैं, लाइक a इज इक्वल टू 45। तो मैंने वैल्यू दे दी, लाइक एक लाइन में मैंने जस्ट डिफाइन किया और दूसरी लाइन में मैंने उसकी वैल्यू दे दी, या बाद में आप देना चाहते हो तो बाद में। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है? इंट a, इंट a नहीं, इंट b इज इक्वल्स टू 45। ये है सेकंड मेथड, जो हम a की लाइन में डिफाइन कर देते हैं। ये है मेथड 2, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देगा। तो ये हमने 2 मेथड देखे। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटीजर के अलावा क्या कुछ और भी, अगर मुझे यहाँ पे 45.67 स्टोर करवाना है, तो वो मैं कैसे करवाऊँ? यहाँ पे एरर नहीं आएगा, सिंपली पता है क्या होगा? अगर आपने 45 प्लस 67 करवाना है, अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगी ना, प्रिंट बी, सॉरी परसेंटेज बी कोमा बी, सेमीकोलन, तो इसमें क्या होगा? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 45 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, प्रिंट कैसे करवाया है बता देती हूँ। डबल कोट परसेंटेज दी, चलो आगे मैं समझाती हूँ जब मैं प्रिंट एफ को एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल ये प्रिंट करवाना है मुझे बी 45, पर मैंने तो यार 45.67 स्टोर करवाया था। ये क्या है? यानी कि इसका कुछ अलग मेथड होना चाहिए, राइट? क्योंकि जब मैं 45 को प्रिंट करवा रही हूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 45 आ रहा है, 45.67 नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना होगा? अपना डेटा टाइप चेंज करना होगा। जब मैं इंटीजर में स्टोर करवाती हूँ, तो सिर्फ मैं नंबर्स के बारे में बात करती हूँ, सिंपल डिजिट्स के बारे में। जो मुझे डेसिमल पे आना है, तो मुझे फ्लोट यूज करना होगा। फ्लोट c इज इक्वल्स टू 45.67 टर्मिनेटर। चलो पहले इसको प्रिंट करवाते हैं। और परसेंटेज b एंड b स्टोर करवाना है हमें इसमें, और यहाँ पे c परसेंटेज। ये ध्यान मत देना अभी परसेंटेज d परसेंटेज f क्या है। अभी पहले हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि स्टोर क्यों करवाया हमने। एक सेकंड गाइस, दोबारा से रन करवाते हैं। देखो, जब हमने इंटीजर में स्टोर करवाया था तो हमारे पास .67 नहीं आया, सिर्फ 45 आया। जब हमने फ्लोट में स्टोर करवाया तो हमारे पास 67 आया, राउंड ऑफ अगर आया, बट आया हमारे पास, एग्जैक्ट वैल्यू आई हमारे पास फ्लोट में। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हमें कोई कैरेक्टर का चाहिए, तो कैरेक्टर में क्या करेंगे?
इंटीजर में हम सिंपल इंटीजर स्टोर करवाते हैं, फ्लोट में डेसिमल्स, एंड कैर डी इज इक्वल्स टू सिंगल कोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो आप सिंगल कोट का ही यूज करोगे। तो हम ऐसे होता है कैरेक्टर स्टोरेज, इंटीजर एंड फ्लोट। इसको बाद हम देखते हैं कि हमें प्रिंट कैसे करवानी है ये सारी चीजें। अब समझते हैं वो सिंटेक्स क्या था जो मैं पीछे प्रिंट का यूज कर रही थी। प्रिंट एफ लिखना है आपको, पैरेंथेसिस, डबल कोट्स, एंड आपको अगर आपको चाहिए कि आपने इंटीजर प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज डी, परसेंटेज डी यानी कि आप इंटीजर प्रिंट करवाना चाहते हो, डबल कोट्स के बाहर आओगे तो कॉमा, जो भी जिसकी भी वैल्यू प्रिंट करवानी है, मान लो मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करानी है क्योंकि मैंने इंटीजर की एक ही वैल्यू दी है, तो ये लिखने के बाद अगर आप रन करोगे तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। क्या है ये सिंटेक्स समझते हैं। परसेंटेज डी यानी कि मुझे इस प्रिंट करवानी है इंटीजर वैल्यू, परसेंटेज डी यानी कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं मैंने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है। और किसकी इंटीजर वैल्यू, एक प्रोग्राम में इतने सारे वेरिएबल्स होंगे तो आपको मेंशन तो करना पड़ेगा ना कि मुझे इस चीज की वैल्यू, मान लो मैं यहाँ पे int num is equals to 32, int num2 is equals to 32, तो इतनी सारी वैल्यूज हैं तो मुझे कौन सी वाली प्रिंट करवानी है। तो मैंने बताया कंपाइलर कि मुझे बी वेरिएबल की प्रिंट करवानी है, तो कंपाइलर कहेगा ओके। तो जब हमने रन किया तो हमारे पास आएगा 45, आ गया है हमारे पास 45। अब मुझे चाहिए कि यार नहीं, मुझे बी की प्रिंट नहीं करवानी है, मुझे num2 की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैं कंपाइलर को कहूंगी ओके कंपाइलर तुम num2 की प्रिंट कर दो। अब बी और num2 दोनों की होगी। ओ बैकस्लैश एन यूज कर लेते ये बैकस्लैश एन क्या है समझते हैं, बस आ रही हूँ मैं उन चीजों पे, एक बार फॉर्मेट स्पेसिफाइज कंप्लीट कर ले। 45 एंड 32, num2 की वैल्यू क्या थी 32, लेट्स चेंज क्योंकि पिछली वाली भी सेम ही है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। 3 कर दी मैंने num2 की वैल्यू, तो किल प्रोग्राम करके दोबारा करते हैं। चलो हो गई रन। बी की वैल्यू क्या थी 45, तो 45 प्रिंट करवाई हमने। num2 की वैल्यू क्या दी थी 3, तो 3 प्रिंट हो गई। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करवाएं। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स परसेंटेज एफ। इस बार हम परसेंटेज एफ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि कंपाइलर हम जो वैल्यूज प्रिंट करवाएंगे वो परसेंटेज एफ में है, यानी कि वो फ्लोट में है, हमें डेसिमल में ही देना। तो वो कंपाइलर क्या करेगा, कहता कौन सी वैल्यू, मैंने कहा कोमा सी, मुझे सी की वैल्यू चाहिए। तो वो कंपाइलर जाएगा रन करेगा एंड आपको मिल जाएगी 45.69998। उसके बाद चलते हैं, अगर आपको कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, लाइक मैंने कैरेक्टर डी दिया है यू, तो हम चलते हैं इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स परसेंटेज सी डबल कोट्स के बाहर कोमा एंड उसके बाद डी। दिस इज सिंटेक्स जब आप प्रिंट करवाते हो कैरेक्टर, यानी कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ यू चाहिए। तो अब क्या होगा, पहले 45 3 फिर डेसिमल नंबर, 45 3 फिर डेसिमल नंबर फिर यू। अरे यार बैकस्लैश एन नहीं यूज किया, रुक जाओ। अभी अभी मैंने जावा किया ना, उसकी वजह से बैकस्लैश एन की ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता था मुझे। ओके तो अब यू हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद समझते हैं ये, अब हमने सीख लिया इंटीजर को प्रिंट करवाना, फ्लोट नंबर को प्रिंट करवाना, कैरेक्टर को प्रिंट करवाना। अब देखते हैं ये बैकस्लैश एन बार बार यूज करना पड़ रहा है, ये क्या है। अगर आप बैकस्लैश एन यूज नहीं करते हो तो क्या हो रहा है आपके पास एक ही लाइन नंबर पे, यानी कि आपके कर्सर ने सबसे पहले ये प्रिंट किया। चलो एक बार इरेज करके एकदम से सारे एक साथ प्रिंट करवाते, लेट्स सी। चलो ये क्या है भाई, ये इतना बड़ा आंसर क्या है ये। बस इसी को सॉल्व किया है। पता है क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका 45 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद आपका कर्सर वहीं पे है, आपका जो कंट्रोल है वो वहीं पे है। वो आपने उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी num2 जो कि थी 3, तो उसने वहीं पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी डेसिमल नंबर की, तो उसने भी यहीं पे प्रिंट कर दिया। फिर आपने एक इंस्ट्रक्शन दी कैरेक्टर प्रिंट करवाने की, वो उसने एक ही लाइन में कर दी।
सारी, क्योंकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में तो गया ही नहीं। तो हमने क्या किया, उसको इंस्ट्रक्ट किया कि नहीं कंट्रोल तू नेक्स्ट लाइन में लेकर जा। तो हमने बैकस्लैश एन दिया कि हाँ तू जब ये प्रिंट कर देगा उसके बाद तू नेक्स्ट लाइन में चला जा। जब तूने प्रिंट कर दिया उसको नेक्स्ट लाइन में चला जा। तो ये देखो एक लाइन में आया है ये चीजें, ये अच्छी भी लग रही है, समझ भी आ रही है, रीडेबिलिटी बढ़ गई हमारी। और इसकी जगह बैकस्लैश एन की जगह एक होता है बैकस्लैश टी। वो क्या करता है, जैसे बैकस्लैश एन आपको नेक्स्ट लाइन में लेकर जाता है, बैकस्लैश टी आपको वन आर्म डिस्टेंस जो होता है ना वैसा कुछ क्रिएट कर देता है, एक टैब की स्पेस देता है। देखते हैं, देखो अब नेक्स्ट लाइन में भी नहीं गया, वर्ड चिपके हुए भी नहीं है, जैसे पहले बिना इसके थे ना चिपके हुए, वैसे भी नहीं है। अब इनके प्रॉपर डिस्टेंस है, हमारी रीडेबिलिटी अगेन इंक्रीज हो गई। तो ये इसी चीज के लिए काम आते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं हमें क्या करना है। वेरिएबल सीखे, उसके रूल्स सीखे, कीवर्ड्स के देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या है, हमें मैंने बताया था प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, और ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप एक बार देख लेना ध्यान से। आपको इनका रट्टा नहीं लगाना है बैठकर, बस एक बार देख लेना और छोड़ देना, आपको कंफ्यूजन होएगी ही नहीं। उसके बाद हमने सीखा कि वेरिएबल्स को कैसे देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी हमने देख लिए कौन कौन से हैं, क्या क्या उनका काम है। उसके बाद हम देखते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दी, इनपुट डॉट सी, इनपुट डॉट सी। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक इंट ए एंड बी डिक्लेयर कर देती हूँ। मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब इनके अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, सिर्फ खाली वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद मैंने क्या किया, अब मुझे चाहिए कि मैं ए की वैल्यू यूजर से लूं। यूजर यानी कि खुद ऐसे टाइप ना करूं, बाद में रन होने के बाद मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या वैल्यू चाहिए, वो तो मैं हूं यूजर, तो वो मुझसे पूछे। तो मुझे अगर वो चाहिए तो मैं लिखूंगी स्कैन स्कैनएफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स। अब आपको जैसी भी वैल्यू चाहिए, जैसे आपने इंटीजर लिखा है तो आपको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो %d कोमा एम्परसेंड ए। ये क्या है, अब बाकी सारी चीजें समझ आ रही थी, बट अब ये क्या है अब ये चीज है कि आप इंटीजर आपने स्टोर करवाया है, तो आपको एक इंटीजर का ही इनपुट चाहिए। तो स्कैनएफ उसका कीवर्ड है, जैसे प्रिंट करवाने का प्रिंटएफ था, तो स्कैनएफ का क्या है कि हमें इनपुट चाहिए तो स्कैनएफ यूज करेंगे। डबल कोट्स में हमें जो भी जिस टाइप का हमें इनपुट चाहिए वो लिखेंगे, जैसे %d %c %f, जिस जिस टाइप का भी इनपुट चाहिए। उसके बाद एम्परसेंड क्या है, एड्रेस ऑफ ए, यानी कि सिर्फ इतना समझ लो फिलहाल के लिए, जब हम पॉइंटर समझेंगे तो डीप समझ आएगा आपको, नेक्स्ट टॉपिक आएंगे आगे, काफी टाइम है बट आएंगे। एम्परसेंड ए यानी कि एड्रेस ऑफ ए, ये क्या करेगा, स्कैनएफ एड्रेस ऑफ ए में जाएगा और ये वैल्यू स्टोर कर देगा उसमें। ठीक है, तो ए यानी कि ए की वैल्यू देना चाहती हूँ मैं। अब करते हैं, इसके पहले एक प्रिंट एफ की लाइन लगा देते हैं, एंटर ए नम। ओके, टर्मिनेटर रन किया जब हमने, एंटर ए नम, मैं नम एंटर कर रही हूँ, मान लो 25, एंटर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड कंप्लीटेड। तो ये है जब मैंने प्रिंट करवाया एक नंबर को। उसके बाद हम देखते हैं कि इस नंबर को हमें कैसे पता लगा कि वो ए में स्टोर हुआ कि नहीं, चेक कर लेते हैं। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स %d, चल थोड़ी सी लाइन लिख देते हैं, नम इज %d, और डी में क्या है, ए, दिस इज। तो एक बार रन करते हैं, ये रहा, एंटर ए नम, मैंने 25, तो नम इज 25, मैंने ए को प्रिंट करवाया यानी कि वो वैल्यू ए में स्टोर हो गई। सिमिलरली अगर हमें बी का चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, बट आप पूरा लिख लेना। एंटर ए नम, मैं लिखा, मुझे अब चाहिए बी की वैल्यू, मुझसे बी की वैल्यू पूछो और लिखो, प्रिंट करवाओ बी की वैल्यू।
तो वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो रन करके देखते हैं जल्दी से। एंटर ए नम, अब ये ए के लिए आस्क आउट कर रहा है। लेट्स सपोज मैंने 45 के लिए दी, 14 के लिए सॉरी, तो वैल्यू ऑफ ए इज 14। मैंने क्या किया था सबसे पहले, एंटर ए नम प्रिंट एफ की कमांड दी, उसके बाद मैंने स्कैन एफ में ए की वैल्यू आस्क आउट की, तो प्रिंट करवाई उसने ए की वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ ए इज 14। उसके बाद अगर दोबारा एंटर ए नम पूछ रहे हैं, दैट इज फॉर बी, तो मैं देती हूँ 17। एंटर वैल्यू ली इसने यहाँ पे और प्रिंट कर दी बी की वैल्यू। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप किस टाइप के होते हैं, उनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, प्रिंटफ स्कैनफ क्या है, कमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।